What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं BST टर्म 2 के साथ और स्टार्ट करेंगे एक ऐसे चैप्टर के साथ जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है और आज ही हमारा खत्म भी हो जाएगा। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपने टर्म 1 में पढ़े हैं और टर्म 2 में उन्हीं फंक्शंस में से 3 फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है, यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग आपने टर्म 1 में पढ़ा, तो टर्म 2 में किस तरीके से कंट्रोलिंग होता है, क्या होता है, उन सभी को डिस्कस करते हैं आज इसी वीडियो में। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग के साथ। देखो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं के यहीं। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपनी मैरिज प्लान करी, ठीक है, मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स यूजुअली प्लान करते हैं बट उसने खुद प्लान करी। तो उसने सब कुछ प्लान करा कि क्या क्या फंक्शन होंगे, कितने लोग उसमें आ रहे होंगे, कितने लोगों का खाना होगा, कौन कौन से फंक्शन होंगे, किस डे पे क्या होगा, वो सब प्लानिंग में आ गया। ऑर्गेनाइजिंग में काम वाम बांट दिया होगा उसने, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया होगा, वो सब आपने पढ़ लिया। अभी कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जो ये बोलता है कि बस चेक करो काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। जब उसका फंक्शन हो जाएगा, जैसे जैसे उसके फंक्शंस होते जाएंगे, फंक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इवेंट्स जैसे जैसे होते जाएंगे, वैसे वैसे वो वेरीफाई कर पाएगा कि जो उसका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। हम टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट में भी ऐसे तो चेक करते हो कि नंबर एक्सपेक्टेड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंपेयर करना बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। एक डेफिनेशन और दी है, इट लीड्स टू योर गोल अचीवमेंट। अगर सब कुछ प्रॉपर हो रहा होगा तो आप अचीव कर लोगे या नहीं कर लोगे अपना गोल। अगर टेस्ट अच्छे जा रहे हैं तो नंबर भी बोर्ड्स में तो लेके आओगे। An organization without effective control is not likely to reach its goal। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो मुश्किल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स तक पहुंचेगी। वेरीफाई करना जरूरी है यार, कंपेयर करना जरूरी है, आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो, राइट? मतलब समझ गए? तो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस, इसके बीच में कंट्रोल होता है, ठीक है। क्या फीचर्स होंगे? सारे के सारे फीचर्स प्लानिंग से मिलते जुलते हैं। इन दोनों फंक्शंस को इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। किसको? प्लानिंग को और कंट्रोलिंग को। सर क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ प्लान करा, कंट्रोल नहीं करा तो वो प्लान तो बेकार है। और अगर सिर्फ कंट्रोल किससे करोगे भाई, किससे कंपेयर करोगे? प्लान से ही तो करोगे ना, दोनों चाहिए, ठीक है। अब देखो फीचर नंबर 1, इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड का मतलब हम गोल को देख रहे हैं, गोल की तरफ जा रहे हैं, गोल के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बोला यार मेरी सेल 20% बढ़नी चाहिए इस साल, वो मेरा प्लान है। फिर मैंने एक्शन करा, काम करा, मैं लास्ट में अपनी सेल्स चेक करूंगा कितनी बड़ी। तो गोल था ना, उसी गोल पे प्लान चल रहा था, उसी गोल पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। नंबर 2, इट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, सबको चाहिए। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, छोटी से छोटी दुकान, बड़े से बड़ी कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी को ये कंट्रोल करना पड़ता है। आपके घर पे भी होता है ना, मम्मी भी खाना बनाने के बाद चेक करती है नमक वमक सही है या नहीं है, वो भी तो कंट्रोल है ना। नंबर 3, इट इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। सर फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग मतलब? बैकवर्ड मतलब पीछे देखना, मतलब मैं ऐसे देखूं तो बैकवर्ड लुकिंग, ऐसे देखूं तो फॉरवर्ड लुकिंग। देखो बैकवर्ड का मतलब होता है अपनी गलतियां देखना। भाई जब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, प्लानिंग तो पास्ट में हुई होगी ना, मैंने जो भी प्लानिंग करी होगी वो पास्ट में हुई होगी, उससे आप आज की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, तो यू आर लुकिंग बैकवर्ड। अब अगर गोल अचीव हो गए फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन जरूरी तो नहीं होता ना हर बार ये अचीवमेंट हो जाए। कमियां भी निकलती हैं, गलतियां भी होती हैं, तो आप फिर आगे से सुधार करोगे उसका कि आगे से ऐसा ना हो। मिस्टेक्स क्यों हुई है उसे ढूंढोगे। तो अब आप आगे सोच रहे हो, भविष्य में सोच रहे हो, फ्यूचर में सोच रहे हो, तो इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। समझे ना? पीछे अपनी प्लानिंग से कंपेयर करना और फर्दर अगर गोल पूरा नहीं हुआ तो उसे चेक करना क्यों नहीं हुआ, राइट। इट इज कॉन्टिन्यूअस, रुकता नहीं है। जैसे प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता, एक प्लान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू, तीसरा खत्म हुआ चौथा शुरू। इसी तरीके से ये भी कभी रुकता नहीं है। इट गोज एंड गोज एंड गोज ऑन फॉरएवर। कंट्रोल भी हमेशा चलता रहता है। पहले तुमने अपने स्कूल का कंट्रोल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर जिंदगी, फिर पैसा, फिर रिटायरमेंट, खत्म ही नहीं होता यार। हर चीज प्लान के हिसाब से कंपैरिजन तो चलता रहेगा, है ना। अब आता है हमारे पास क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट।
क्यों जरूरी होता है कंट्रोल करना, आपके टेस्ट क्यों लेने जाने इंपॉर्टेंट है। हमारा डीसी ऐप में जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं बिल्कुल लास्ट में, वो क्यों ज्वाइन करते हैं? इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर मैं चेक ही नहीं करूंगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे गोल कैसे अचीव होंगे? तो इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग से आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं, कंट्रोलिंग से आपको आपकी कमियां मिलती हैं, तो इट हेल्प यू इन अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है प्लान्स, ठीक है। यहां पे स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड मीन्स प्लान्स। आपको ये पता चलेगा कि आप कितने एक्यूरेट हो, आप कितना एक्यूरेटली काम कर रहे थे, आपने कितने अच्छे से अपने गोल्स को पूरा करा है। तो कंट्रोलिंग में जब आप फॉर एग्जांपल स्कूल में टेस्ट देते हो, ट्यूशंस में टेस्ट देते हो, तो टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप कितने एक्यूरेट हो, आप कहां पे काम कर रहे हो, है ना। तो इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। अगर मैं प्रॉपर कंट्रोल करके चल रहा हूं, मैं हर चीज को देख के चल रहा हूं कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मेरा वेस्टेज सबसे कम होगा। जब वेस्टेज सबसे कम होगा तो एफिशिएंसी आएगा। एफिशिएंसी चैप्टर 1 में पढ़ा, यूज करना अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिसोर्सेज को यूज करना और कम से कम खर्चे में काम करना। तो जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग रखते हो, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाते हो, हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो बैठ के यही देख रहे हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेस्टेज कम होता है, कम समय में काम होता है और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, समझे। नंबर 4, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। जब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है, देखो कंट्रोल सिस्टम का काम ही ये होता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपके स्कूल में प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल में टीचर्स क्या काम कर रहे हैं, वो भी तो एक कंट्रोल सिस्टम बना के चल रहे हैं कि बच्चे अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो सभी में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोई भी एक काम 2 बार नहीं होता, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड वे से काम चलता है। तो जब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो देयर विल बी कोऑर्डिनेशन, है ना। क्या क्या होगा? गोल पूरा होगा, हेल्प्स इन अचीविंग, याद कर लेना साथ साथ। दूसरा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन आएगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहेगा। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपका बॉस हूं, मैं आपके ऊपर नजर रखूंगा, मैं देखूंगा कि सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन पूरा मेंटेन रहेगा, फुल डिसिप्लिन्ड वे में काम हो रहा होगा बढ़िया तरीके से। तो इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इट इंप्रूव्स एम्प्लॉई मोटिवेशन, एम्प्लॉई के मोटिवेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉई हूं, आप मालिक हो, आप लोग तो वैसे ही मालिक हो यार, आप मालिक हो, मैं एम्प्लॉई हूं, मैं देख रहा हूँ यार मैं जो भी करता हूँ मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं रखता, मैं अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, बुरा कर रहा हूँ तो कोई गाली नहीं देता, मैं लेजी हो जाऊंगा, यार चलने दे यार, जैसे चल रहा है चलने दे यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मेरे ऊपर एक अच्छा बॉस होगा, वो मुझे छोटी सी गलती भी होगी ना सुधारेगा, कहेगा आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, जैसे तुम लोग मालिक लोग हो, तुम लोग मुझे सुधारोगे कि आप प्लीज ये अच्छा करो, आप प्लीज ऐसे करो, मुझे लगेगा यार मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है, मेरी हर गलती सुधारता है, मुझे इंप्रूव करता है, मेरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, मेरे करियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे आगे से मैं अगर किसी और कंपनी में जाऊंगा मैं बोलूंगा देखो कितने परफेक्शन के साथ काम करता हूँ, आई एम द बॉस, और मुझे बहुत अच्छा काम करना आ गया, मेरे बॉस ने सिखाया और मैं बॉस बन के जाऊंगा, तो मेरी ग्रोथ बढ़ती है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से ये सब इसकी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने जितने भी नोट्स बनवाए हैं वो सब चार्ट्स की फॉर्म में बनाए हैं ताकि तुम लोग एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर पाओ, फटाफट क्विकली वन शॉट जल्दी से हो जाए। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक, हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म। एक चैप्टर हमने कर लिया 6 में से आज बिजनेस स्टडीज का, 6 क्लास में 6 चैप्टर करवा के दूंगा तुम्हें मैं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार, तुम्हारा भाई जब तक है, टेंशन वाली क्या बात कर दी यार तुम लोगों ने, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, बस एक मुझे काम कर देना कि साथ साथ लर्निंग मुझे चाहिए यार, साथ साथ जो भी बुक तुम फॉलो करते हो, एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा कोई भी बुक हो, ये सब रीडिंग जरूर लगानी है, और साथ साथ आज के आज याद कर लेना, कंट्रोलिंग हो जाना चाहिए, मजा तब आएगा सीरीज में। ठीक है, अच्छा क्या क्या कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है? सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। चलो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तो सबसे पहले सेट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब कंट्रोलिंग शुरू ही प्लानिंग से होती है। भाई आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे? प्लान्ड परफॉर्मेंस से ही तो कंपेयर करोगे। तो कंट्रोलिंग किसके साथ शुरू होती है? प्लानिंग के साथ, है ना। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, मुझे किस हिसाब से काम करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट मैं परफॉर्म करूंगा। मैंने बोला यार कल मेरा मैच है और मुझे 100 रन बनाने हैं, तो वो मेरा स्टैंडर्ड है, वो मैंने सेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा उसके बाद?
मेजरमेंट करूंगा। कल जब मैं रन बनाऊंगा तो मैं देखूंगा मैंने कितने रन बनाए। फॉर एग्जांपल मैंने 90 रन बनाए, टारगेट था मेरा 100 रन का। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, दो टर्म्स में हो सकता है अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। स्टैंडर्ड किस प्रकार का हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव, इसकी बात करते हैं। अब क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं जो आप क्वांटिटी की टर्म्स में करो। जैसे मैंने बोला मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए 20%, मैं बोल रहा हूं कि मेरी एम्प्लॉइज की सैलरी इतनी बढ़ा दूंगा मैं अगर अच्छे से काम करेंगे, मेरी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मैं ये सब देख रहा हूं, ये सब मेरे लिए क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्या होता है, मेरा एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़े, मेरा एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे, मेरी गुडविल इंप्रूव हो, ये सब क्वालिटीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। मैं आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी कर रहा हूं। तो क्वांटिटेटिव जो आप नंबर की टर्म्स में टारगेट रखोगे, क्वालिटेटिव जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए क्वालिटीज की टर्म्स में करोगे, जिसका नंबर से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। उसके बाद मेजरमेंट करो कि एक्चुअली आपने कैसा परफॉर्म करा, आप एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बुरा परफॉर्म कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो, मेजरमेंट। नंबर 3, अब कंपेयर करो। भाई 100 रन का मेरा टारगेट था, 90 मैंने बनाए, तो कंपेयर करूंगा तभी तो पता चलेगा ना कि किस हिसाब से काम हुआ है। मैंने बोला कि यार मेरी सेल 20% बढ़नी चाहिए, मेरी सेल बढ़ी 5%। कंपेयर करूंगा तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपको कंपेयर करना है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है ना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर जब आप कंपेयर करोगे, अगर आपको देखा कि जो मेरा टारगेट था वो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर आ गया, कि मैंने जो परफॉर्म करा वो बढ़िया हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है। एग्जाम में लिख के आओगे, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस मीट्स विद द टारगेट परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड देयर। लेकिन अगर कुछ कमी निकली, जैसे मैंने बोला 20% सेल बढ़ानी थी, बढ़ी 5%, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो यहां पे चौथा पॉइंट आ जाता है डेविएशंस। डेविएशंस मींस कमियां। कमियों को एनालाइज करो, क्यों कमी यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी सेल इतनी कम हो गई है, व्हाई, इस चीज को एनालाइज करना है। ठीक है, अब एनालाइज करने के लिए बेटा जी दो तरीके होते हैं, दो तरीके बताए गए हैं, दो वेज बताए गए हैं। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दो अलग अलग ओपिनियंस हैं, और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो कंट्रोल डेविएशंस को चेक करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है कि आप सिर्फ की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करो। KRAS का मतलब की रिजल्ट एरियाज। जैसे की रिजल्ट एरियाज क्या होता है कि मेरे लिए यार सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। मैंने बोला मेरी सेल बढ़नी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहे मेरी ज्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या की रिजल्ट एरिया, आप उस पर फोकस करो। अगर आपके पास आपके की रिजल्ट एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, आपने जहां के जिस हिसाब से टारगेट सेट किया था उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार मेरी सेल्स ही नहीं बढ़ रही, वही तो मेरा एरिया था जहां से मैं प्रॉफिट कमाता था, तो अब आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों नहीं बढ़ रही यार, क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है जस्ट फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरियाज। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है एक ऐसा मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। एक इंसान जो सब कुछ अचीव करने की कोशिश करेगा वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक लिमिट सेट करनी है, एक लिमिट सेट कर देनी है, एक डेडलाइन सेट कर देनी है। जैसे मैंने बोला कि मैंने रख दिया यार कि मेरी सेल, अगर मैंने 20% टारगेट रखा है तो अगर 18-19 तक भी होगी तो भी मैं मानूंगा हाँ ठीक है मैंने अचीव कर लिया। मैंने बोला बस इतना डेविएशन मुझे दिक्कत नहीं है, इतना मुझे अलाउड है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है कि आप एक लिमिट रखो, एक रेंज रखो। अगर आपकी रेंज में कोई चीज आ रही है, मिनिमम सा डिफरेंस है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है एक लिमिट सेट करो, एक रेंज रखो। थोड़ा बहुत तो यार फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, बिल्कुल रिजिड मत रहो, एक रेंज सेट करो। और अगर उस रेंज के अंदर अंदर चीजें हैं तो डेविएशंस को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर उस रेंज से कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है ही 4%, टारगेट था 20, मैंने फिर भी सोचा चलो 18-19 में हो जाए चलेगा, 4% यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है कि डेविएशंस मेरी बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे मुझे टॉप मैनेजमेंट को इसके बारे में बताना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जो हमारा
डेविएशंस में क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, वो बोलता है की रिजल्ट एरियाज पे फोकस होना चाहिए। और जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये बोलता है कि लिमिट सेट करो, अगर कोई चीज लिमिट के अंदर है तो बढ़िया, लिमिट से बाहर है तो फिर उसे फटाफट ठीक करो। लास्ट होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, बस अब जो कमी है उसे ठीक कर लो। नंबर 1 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, मेजरमेंट करना, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को कौन सी परफॉर्मेंस के साथ, प्लान्ड के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखना, सावधान इंडिया सवाल है, अच्छे से करना। डेविएशंस को एनालाइज करो और फिर करेक्टिव एक्शंस ले लो। ये होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। और इसी के साथ भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। होपफुली आपको समझ आया होगा। साथ साथ अच्छे से इसको कवर कर लेना, साथ साथ रीडिंग लगा लेना और सब कुछ एकदम ऐसे कंप्लीट कर देना। बीएसटी इस बार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आंसर्स भी कैसे लिखने हैं, चिंता मत करो। अभी सिर्फ समझते चलना और हेडिंग्स लर्न करते चलना, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाके पढ़ाई करो, किताबों से रीडिंग लगाओ, इसे याद कर लो। बहुत जल्दी मिलता हूं मैं एक और चैप्टर के साथ बिजनेस स्टडीज के। बीएसटी खत्म कर देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।